नमस्कार बच्चों, आप सभी को संकल्प द परफेक्ट पाथ में स्वागत है। आज हम लोग इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो कि मोमेंट का चैप्टर 4 है, जिसके राइटर ए.के. रामानुजन है। आज इसके थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे क्या पढ़ना है स्टोरी में। यानी हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में स्टोरी को पढ़ा था। आज हम लोग थर्ड लेक्चर में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पनिश तक पढ़ लिया था। पेज नंबर यहाँ पे 22 है। आज ये जो थर्ड लेक्चर है उसमें पेज नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा का पनिश तक कर लिया था, जिसमें आपको वो जो डांसिंग गर्ल थी वो आई थी, उनको पनिश किया जा रहा था, तो उनके बारे में बताया जा रहा। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, डांसिंग गर्ल को जब पनिश की बात की गई, यानी कि वो जो किंग थे वो बता दिए कि अब तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तो फिर डांसिंग गर्ल भी अपना एक एक्सक्यूज बनाती है। अब क्या एक्सक्यूज बनाती है उसको हम लोग समझेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन डैट स्ट्रीट। यानी जब उस स्त्री को, जो डांसिंग गर्ल थी, जब उसको सजा दी गई तो वो भी अपना एक एक्सक्यूज बनाए। एक्सक्यूज क्या बनाए? उन्होंने कुछ मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर वो कुछ बोले। क्या बोले? महाराज वेट, यानी इंतज़ार कीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं क्यों बार बार आ रही थी जा रही थी उस स्ट्रीट या उस रास्ते से। अब देखिए, ये एक्सक्यूज बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं उसको देखेंगे। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। यानी ये बहाना बना रहे हैं कि मैंने कुछ गोल्ड जो है, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को बनाने के लिए दिया था, अपने गहने बनाने के लिए दिया था, जो कि शायद वो नहीं बनाए होंगे, तो इसीलिए अपना ये एक्सक्यूज बना रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए। फिर देखिएगा, ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day। अब ये कहती है कि जो गोल्ड स्मिथ को उन्होंने गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो गोल्ड स्मिथ थे बहुत ही लेजी और स्कॉन्ड्रल। स्कॉन्ड्रल मीन्स बेईमान बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ही इन्हें क्या किया, मजबूर किया बार बार आने के लिए जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूज बनाया था कि बार बार बोलता था कि आप जो है अभी आइए, यानी नाउ, और तब आइए। इट मीन्स आपको नहीं होता कि कोई काम टालते हैं तो बोलते हैं कि अभी आओ, बाद में आओ, 2 घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ, या सुबह में आओ, शाम में आओ। सेम है यहाँ पे जो गोल्ड स्मिथ है ना, इस डांसिंग गर्ल के साथ यही बोल रहे हैं। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, यानी कि हम अभी दे देंगे तभी दे देंगे। यानी जब भी वो जाते थे तब बाद में एक्सक्यूज बनाते थे और कहते थे कि आप बाद में आओ। एंड सो ऑन ऑल डे, अब पूरे दिन ऐसे ही किया करते थे वो। ही मेड वी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस डोजन टाइम्स। यानी कह रहे हैं कि वो गोल्ड स्मिथ ही ने लगभग डोजन्स ऑफ टाइम जो है आपको ये डांसिंग गर्ल को आने पे मजबूर किया, यानी वॉक अप एंड वॉक डाउन। That was when this bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It's the damned goldsmith fault। यानी ये जो डांसिंग गर्ल है वो बोलती है कि यही कारण ये जो ब्रिकलेयर है वो इनको देखा होगा, और वो कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, माय लॉर्ड यानी महाराज, वो कहीं ना कहीं डैम्ड वो गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, यानी वो घटिया गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। अब देखिए, अब किंग क्या सोचते हैं? पुअर थिंग सीज अब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस। यानी एविडेंस को मापते हुए किंग यानी महाराज जो है वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही है, बेचारी बिल्कुल सही बोल रही है। क्योंकि अगर बार बार गोल्ड स्मिथ नहीं बुलाता तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये बार बार आती जाती नहीं, तो इसलिए ये पुअर थिंग्स यानी कि ये बेचारी बिल्कुल सही है, अब्सोल्युटली राइट। ये कौन सोच रहा है? राजा सोच रहा है, वो जब एविडेंस को तौले हैं तो, यानी एविडेंस को देखते हुए। Now we have got the real culprit at last,
गेट द गोल्ड स्मिथ wherever he is hiding at once। यानी महाराज बोलते हैं कि अब हमने फाइनली जो है ना रियल कल्प्रिट को मैंने लास्ट पकड़ लिया, अब जो है वो गोल्ड स्मिथ जहाँ कहीं भी है, जहाँ कभी छुपे हुए हैं उसको पकड़ के लाओ। ये अपने सिपाही को बोलते हैं। कौन बोलते हैं? महाराज। तो देखिए क्या है, द किंग्स valet searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। अब जैसे किंग अपने सिपाही को सर्च करने के लिए यानी उस गोल्डस्मिथ को पकड़ने के लिए भेजते हैं, तो गोल्डस्मिथ जिस कॉर्नर पे छुपे रहते हैं अपने शॉप के, अब वहाँ पे जब इनको पता चलता है, गोल्डस्मिथ को पता चलता है यानी सुनते हैं अपनी एक्यूजेशन, अपनी आरोप जो उनके अगेंस्ट लगाया अगेंस्ट हिम, वो जब सुनते हैं तो खुद का स्टोरी के साथ वो खड़े हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो भी कुछ ना कुछ अपना स्टोरी बताते हैं। जिस तरीके से डांसिंग गर्ल बचने के लिए अपना स्टोरी बताए थे, तो सेम है अब इनके पास भी एक स्टोरी है। अब इनके पास क्या स्टोरी सो समझिएगा बच्चों। चलिए हम लोग बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, देखेंगे माय लॉर्ड ही सेड, यानी वो जो गोल्ड स्मिथ है वो भी कुछ बोल रहे हैं। महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। यानी कहते हैं महाराज कि मैं एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ, और ये बिल्कुल सच है कि मैं इस डांसर को, यानी उस डांसिंग गर्ल थी उनके बारे में बोल रहे हैं, कि मैं उस डांसर को बार बार अपने दरवाजे पे आने पे मजबूर किया। बट क्यों? तो देखिएगा, आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। दे हैड अ वेडिंग coming and they wouldn't wait, you know how impatient rich men are। अब यहाँ कहते हैं क्या कि महाराज मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या किया, आई गेव हर एक्सक्यूज, यानी मैंने उनको एक्सक्यूज़ दिया कि आपका जो है कहीं ना कहीं क्या है ना, आपका जो है वो मतलब अभी बन जाएगा तभी बन जाएगा, वो जो एक्सक्यूज जैसे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक रिच मर्चेंट थे, एक रिच मर्चेंट्स का ऑर्डर था कुछ ज्वेलरी बनाने का, इसीलिए कहते हैं कि वो जो है ना पहले फिनिश नहीं कर सकते थे इनके ज्वेलरी को, यानी डांसिंग गर्ल के ज्वेलरी को पहले फिनिश नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिच मर्चेंट्स का ऑर्डर था, क्योंकि रिच मर्चेंट्स के घर में ना वेडिंग होने वाला था, शादी आने वाली थी, या शादी बहुत ही जस्ट एक ही या 2 दिन या कुछ ही दिनों के बाद शादी आने वाली थी, इसीलिए जो ये मर्चेंट का ऑर्डर था पहले इनको पूरा करना पड़ता। ऐसा क्यों? इनको इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, यानी महाराज को बोलते कि महाराज आप जानते होंगे कि कितना इम्पेशेंट होते हैं, यानी कितना जो है वो उतावले होते हैं वो लोग, यानी बिल्कुल भी उनमें पेशेंट नहीं होती है। जो रिच मर्चेंट्स लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी काम जल्दी से हो जाए। अब यहाँ पे कहते हैं हु इज़ दिस मर्चेंट, यानी कहीं ना कहीं हम महाराज सुने तो महाराज को लगा कि कहीं ना कहीं वो रिच मर्चेंट्स का ही गलती है, क्योंकि अगर वो इम्पेशेंट नहीं होते, थोड़ा सा वो समय देते इनको, तो कहीं ना कहीं उस डांसिंग गर्ल का ज्वेलरी जल्दी बन जाता, और डांसिंग गर्ल बाबा नहीं आती जाती, और फिर वो राजमिस्त्री यानी कि ब्रिकलेयर को दिक्कत नहीं होता, ब्रिकलेयर अच्छे से वॉल बनाते, और फिर अच्छे से वॉल बनाते तो चोर चोरी करने गया था वो दीवार गिरता नहीं और वो मरते नहीं। तो चलिए अब फाइनली महाराज जो है अब वो मर्चेंट को लेकर के आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रियल कल्प्रिट है वो मर्चेंट हो जाएंगे। तो देखिएगा, हु इज़ दिस मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वीमेंस ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल। यानी कहते हैं कि वो मर्चेंट कौन है? कौन बोलता है? महाराज। वो मर्चेंट कौन है और कौन तुम्हें ये जो है पुअर डांसिंग गर्ल था उसकी ज्वेलरी को बनाने से रोका एंड जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो डांसिंग गर्ल को बार बार मजबूर किया गया वो वहाँ से आने के मतलब वो स्ट्रीट से बार बार आने के लिए जाने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिकलेयर यानी राजमिस्त्री डिस्ट्रैक्टेड हुए, यानी वो उनका ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से वो उन्होंने क्या की, मेस की यानी गलती की उस दीवार को बनाने के लिए। तो अब देखिएगा,
विच हैज़ नाउ, अब ये जो ब्रिक लेयर है ना, जो उस दीवार में यानी गलती कर लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच हैज़ नाउ, which has now fallen on an innocent man and killed him, can you name him, यानी जिसकी वजह से, यानी जो दीवार जो बना है जिसकी वजह से क्या हुआ, अच्छा कि वो इनोसेंट मैन एक गए, यानी कि जो चोर है उनको राजा ये बोले, फूलों का ही तो राजा है, यानी मूर्खों का ही राजा है, तो ये बोलते हैं इनोसेंट मैन है वो, कौन, जो चोर चोरी करने गए थे वो, और दीवार चूंकि कमज़ोर था तो उनके बॉडी पे गिर गया और इसीलिए इनको मतलब वो दीवार मार दिया, या यूँ कहें कि दीवार में वो दबकर मर गए। अब यहाँ पे जो है किंग जो है उस मर्चेंट का नाम पूछ रहे हैं, किससे, गोल्ड स्मिथ से, कैन यू नेम हिम। अब देखिए अब गोल्ड स्मिथ क्या जवाब देते हैं। The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। अब देखो जिस घर में वो चोरी करने गए थे चोर, जिस घर का जो वॉल है यानी दीवार उस चोर पे गिरा था, अब फाइनली उसी घर का जो ऑनर है वही आपका ये मर्चेंट निकले, जो मर्चेंट का वो गोल्डस्मिथ ज्वेलरी बना रहे थे। एंड कहते हैं कि कोई दूसरा ओरिजिनल ऑनर नहीं है, नन अदर देन द हाउस, यानी जो हाउस था, जो हाउस की दीवार गिर चुकी थी, उसी हाउस का जो ऑनर थे वो क्या थे, वही मर्चेंट थे। अब देखिए फिर किंग क्या करते हैं, नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, यानी क्या किंग सोचते हैं, किंग क्या सोचते हैं, किंग थॉट कि जस्टिस जो यानी इंसाफ फाइनली पूरा घूम फिर करके किन पे आ गया, बैक टू मर्चेंट, यानी जो वो व्यापारी थे जिनका वो घर था, जिनके घर में वो चोरी करने गए थे, दीवार गिरा था, फाइनली बेचारे वही दोषी करार किए गए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या ना कि दीवार जो है वो कमज़ोर बना, किसकी वजह से, ब्रिक लेयर की वजह से। लेकिन ब्रिक लेयर कमज़ोर क्यों बना है, क्योंकि वो डांसिंग गर्ल बार बार आ रही थी जा रही थी, उनका ध्यान भटक गया था इसी वजह से। अब डांसिंग गर्ल बार बार क्यों आ रही थी जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गोल्ड स्मिथ जो है इनको बार बार आने जाने पे मजबूर कर रहे थे। अब गोल्ड स्मिथ क्यों मजबूर कर रहे थे, क्योंकि ये घर का जो ऑनर था मर्चेंट, वो मर्चेंट के घर में शादी आने वाली थी, बहुत रिच थे, इम्पेशेंट मैन थे, इन्होंने ऑर्डर दिया था उनको बनाने के लिए, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं गोल्ड स्मिथ इनको जल्दीबाजी में बनाने के लिए वो मजबूर थे, इसीलिए बार बार ये डांसिंग गर्ल को आने जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब जिससे ब्रिक लेयर बेचारे वो दीवार को कमज़ोर बना दिए थे। अब फाइनली जो कल्प्रिट पकड़े गए हैं, रियल कल्प्रिट, वो मर्चेंट पकड़े गए हैं। अब आगे देखिए, when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब फाइनली जब किंग जो है किंग के द्वारा उनको बुलाया गया बहुत ही कठोरता से, यानी रूडली, समन मीन्स बुलाना होता है, तो रूडली समन किया गया कोर्ट में, किसको, उस मर्चेंट को जो रियल कल्प्रिट पकड़े गए थे या रियल दोषी पकड़े गए थे। अब फाइनली बेचारे वो रोते हुए आ रहे हैं या रोते हुए पहुंच रहे हैं, यानी क्राइंग करते हुए कहाँ पे, राजा के कोर्ट में, और वो कहते हैं कि ये जो है इट वाजंट मी बट माई फादर्स हु ऑर्डर द ज्वेलरी, यानी वो जो ज्वेलरी जो गोल्ड स्मिथ को जो ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था, कहते कि महाराज ये मेरा ऑर्डर नहीं था, ये तो फादर्स के टाइम में ऑर्डर दिया गया था, और वो भी पिताजी ही ऑर्डर दिए थे उस ज्वेलरी के लिए, लेकिन वो अब नहीं रहे, यानी वो मर चुके हैं, और मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, मैं फुल्ली इनोसेंट, यानी आई एम इनोसेंट, क्योंकि उनके पिताजी ऑर्डर दिए थे, तो पिताजी की वजह से वो सारी दिक्कतें आई है, तो इसलिए बोलते हैं कि मैं महाराज इनोसेंट हूँ। अब आगे देखिए महाराज क्या बोलते हैं, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली। लेकिन क्या होता है कि किंग जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, यानी बातचीत करते हैं इस मैटर पे, और फाइनली वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, यानी रूल डिसाइसिवली मतलब निर्णय लेना होता है या निर्णय सुनाना होता है, ठीक है। तो फाइनली वो निर्णय सुनाते हैं, इट इज़ ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यानी बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पिताजी ही राइट मर्डरर है, ही इज डेड, यानी वो अब मर चुके हैं, बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, यानी
तुम्हारे पिताजी के जगह पे किसी न किसी को तो हमें सज़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ही रियल कल्प्रिट है। अगर उसको सज़ा नहीं देंगे किसी न किसी को तुम्हारे पिताजी के जगह पे, तो उस पर क्या होगा, इस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा जो कोर्ट में वो क्या किए थे, अपना दुखड़ा लेकर के आए थे, जो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो थीप का जो ब्रदर थे। तो अब देखिए, यू हैव इनहेरिटेड, यहाँ पे महाराज बोलते हैं यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। अब देखो, इसमें महाराज बोलते हैं कि जितने भी पैतृक हैं, पैतृक यानी कि इनहेरिटेड, जितने पैतृक है यानी तुम्हारे पिताजी का जो भी चीज़ है वो सारे चीज़ वो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही है। तो कहीं ना कहीं वो जो क्रिमिनल फादर है वो सब कुछ जो भी किए हैं या जो भी उनके सारी चीज़ें वो सब कुछ जब तुम्हारा है, यानी कि उनके रिचेज यानी कि उनकी संपत्ति या उनकी अमीरी सब तुम्हारा है, सेम है उसी तरह सिंस मतलब होता है यहाँ पे पाप। तो इसी तरह से जो उन्होंने पाप भी किया वो भी तुम्हारा ही है, यानी कि वो तुम ही को वो पाप भी भोगना पड़ेगा। जिस तरीके से उनके संपत्ति को तुम भोगोगे उसी तरह से उनके पाप को भी तुम ही भोगोगे। सेंस यहाँ पे पाप होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा फिर से महाराज और भी कुछ बोल रहे हैं। महाराज क्या बोलते हैं सो देखते हैं। अब महाराज बोलते हैं फिर उसी में, आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, यानी कहते हैं क्या कि मैं तभी जान गया था जब पहली बार तुम्हें मैं देखा था, डैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। इस भयानक घटना, हॉरिबल क्राइम का मतलब है इस भयानक घटना का जो इस भयानक क्राइम का जो रूट है यानी जड़ है, मैं पहली बार में समझ गया था कि तुम ही होगे। यानी कि यहाँ फर्स्ट सेट आई बोल रहे, लेकिन पहली बार जब नज़र पड़ा था तभी वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं जो इसका रूट है, इसका जो जड़ है हॉरिबल क्राइम का, वो कहीं ना कहीं तुम ही हो या तुम ही थे। तो अब आगे देखिए फिर क्या कहते हैं। And he ordered a new stake to be made ready for execution। यानी कहीं ना कहीं जो है महाराज जो ऑर्डर देते हैं न्यू स्टेक के लिए। स्टेक मीन्स सूली होता है या फांसी का फंदा बोल सकते हैं, जहाँ पे एक खंभा बनाया था और जहाँ पे फांसी दिया जाता है। तो अपने जो स्टाफ होते हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं सिपाही, उनको वो कहीं ना कहीं क्या है सूली बनाने के लिए, और उनको चूँकि सज़ा देना तो सज़ा देने के लिए सूली बनाने के लिए वो बोल देते हैं। कौन? किंग बोलते हैं। अब किसको बोलते हैं सो देखिए, एज द सर्वेंट्स शार्पेन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। यानी क्रिमिनल के फाइनल इम्पेलिंग मतलब अंतिम सजा के लिए, यानी कि फाइनल सजा के लिए जो है ना, और वो अपने सर्वेंट को बोले थे स्टेक बनाने के लिए। तो सर्वेंट जो है ना वो स्टेक को शार्पेन करना भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो फाइनली इम्पेलिंग यानी क्रिमिनल को फाइनली सजा देने के लिए वो स्टेक को तैयार करने लगे। कौन? जो ये किंग का जो सर्वेंट थे वो। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। यानी कहने का मतलब जो स्टेक बना था वो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था अकॉर्डिंग टू द रिच मर्चेंट। कहते हैं कि यहाँ पे ये जो रिच मर्चेंट है वो जो है वो काफ़ी पतले हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड नहीं हो पाएंगे, यानी पूरे अच्छे तरीके से उन पर वो चढ़ नहीं पाएंगे या सज़ा नहीं दी जा पाएगी। ये जो है मिनिस्टर्स ऐसा वो सोच रहे हैं या ऐसा उस समय घटित हो रहा है जिस समय फाइनली रिच मर्चेंट को क्या करना है, उस सूली पे चढ़ाना है उस समय। अब देखिए, अब मिनिस्टर्स कुछ प्लीडेड कर रहे हैं। देखिएगा, ही प्लीडेड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब जो अपने कॉमन सेंस को लगाने के लिए किंग को बोलते हैं कि आप अपना कॉमन सेंस को भी देख लीजिए। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। कौन? उनके मिनिस्टर्स। क्या? तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो स्टेक है वो काफ़ी बड़ा बन चुका है और जो रिच मर्चेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा पतला है। वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूटेड यानी अच्छे तरीके से उनको फांसी नहीं दी जा सकती है, सज़ा नहीं दी जा सकती है। अब बेचारे किंग क्या होते हैं, वरीड हो जाते हैं इसके लिए कि भाई अब कैसे होगा, क्योंकि सज़ा तो उनको देना है। तो देखिए किंग फिर क्या करते हैं, व्हाट शैल वी डू। अब फाइनली वो क्या करेंगे, ऐसा वो बोलते कि तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब तो सज़ा तो देना है लेकिन वहाँ पे स्टेक ही बड़ा सा बन गया है और जो यहाँ पे मर्चेंट है वो काफ़ी पतले हैं।
तो अब देखिए, ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब फाइनली यहाँ पे चूंकि फूलों का ही राजा, मूर्खों का ही राजा है, तो जब वो बोले कि अब हम क्या करेंगे, तो उसी समय उस समय सडनली एक स्ट्रक जाता है, एक ध्यान जाता है किस पे, एक झटका लगता है, यानी स्ट्रक मतलब झटका लगना होता है, उसको झटका लगता है और कहीं ना कहीं अब नीड हो जाती है, उन लोगों को एक ज़रूरत हो जाती है एक फैट मैन की, इनफ फैट मैन जो कि फिट बैठ सके स्टेक पे, जो कि फिट बैठ सके स्टेक पे। ऐसा किनको लगता है, वहाँ पे किंग और जो मिनिस्टर्स है उनको। अब चूंकि सजा तो देना है, अब किसी एक को तो देना ही पड़ेगा, तो ऐसे फैट मैन को सर्च किया जाए जो कि इस स्टेक पे सही से मतलब आ सके या चढ़ सके। अब देखो सही बात है, वहाँ पे जब डिसाइपल और गुरु जब स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे, तो गुरु बोले थे ना, जो यहाँ का जो ये जो साम्राज्य है, ये मूर्खों का साम्राज्य है, कब क्या करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किंग अब सोच रहे हैं यहाँ पे गलती किसका है, किसी और का। अब पता चला सजा किसी और को दिया जाएगा। अब इसमें जो फंस जाएंगे या जो इसके द्वारा फिट बैठेंगे, अब उस पर्सन को यहाँ पे सजा दी जाएगी। फाइनली आगे देखिएगा बच्चों, The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। यानी सर्वेंट यानी कि राजा अपने नौकरों को भेजा कि इमीडिएटली जल्द ही क्या करो, पूरे टाउन में सर्च करो वैसे पर्सन को जो फैट मैन हो, जो इस स्टेक में फिट बैठ सके। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब फाइनली जो सर्वेंट थे वो जो मतलब घूमे यानी सर्च के लिए निकले कि कौन वैसा पर्सन है जो फाइनली इस स्टेक में फिट बैठ सकेंगे, तो उनके सर्वेंट को नज़र पड़ा किस पे, उस डिसाइपल पे, जो कि अब काफ़ी मोटे ताजे हो चुके हैं बहुत महीनों खा पी करके, जिसमें वो खा रहे बनाना खा रहे, राइस खा रहे, व्हीट खा रहे, घी खा रहे, ये सारी चीज़ खा करके उनके जो डिसाइपल थे, जो स्टार्टिंग में आए थे डिसाइपल और गुरु, जो डिसाइपल रुक गए थे। तो यहाँ पे डिसाइपल काफ़ी मोटे हो चुके थे और अब ये जो है इतने मोटे थे कि स्टेक में अच्छे से बैठ सकते थे। तो राजा का जो सर्वेंट था उनको इन्हीं पे नज़र पड़ा। अब फाइनली वो सोच रहे हैं क्या कि ये जो है यानी ये जो डिसाइपल जो यहाँ पे इस राज्य में रुके हुए हैं या इस साम्राज्य में रुके हुए हैं, ये इनको अच्छे से फिट किया जा सकता है या फिट बैठ सकते हैं। तो अब देखिए इनका क्या डिसीजन होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, जो यहाँ पे जो किंग के द्वारा जो सर्वेंट को भेजा गया था, वो सर्वेंट जो है फाइनली इस डिसाइपल पे नज़र पड़ता है सर्वेंट को। अब डिसाइपल क्या ये डिसाइपल के साथ अब क्या होता है सो देखिए। अब डिसाइपल बोलते हैं, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। वो बेचारा चिल्लाते हुए बोलते कि मैंने क्या गलत किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो बेचारा चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। यानी जो सर्वेंट जो भेजा गया था राजा के द्वारा, वो बोलते हैं कि मे भी तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, चलो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉयल डिक्री है, यानी कि कहीं ना कहीं शाही आदेश है कि हमें एक फैट मैन जो कि इनफ फैट हो स्टेक में फिट बैठने के लिए, उसको हमें पकड़ना है, इसीलिए मैंने आपको पकड़ा है या मैंने तुम्हें पकड़ा है। दे से यानी कौन, वो सर्वेंट जो लोग वैसे पर्सन को ढूंढने आए थे वो बोलते हैं। एंड क्राइड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब बेचारे वो एग्जीक्यूशन जहाँ पे सजा देना, वहाँ पे आकर फिर ये अपना क्राइड होते हैं। कौन, ये जो आपके जो कौन होते हैं, ये जो डिसाइपल होते हैं वो। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। यानी अब इनको याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, उन अपने गुरु के विजडम वर्ड को, यानी बुद्धिमानी पूर्ण जो बातें थी वो याद आ रही है कि वो उन्होंने क्या बोला था कि ये फूलों का सिटी यानी मूर्खों का शहर है और कोई नहीं जानता कि अगला कदम क्या करेंगे या नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपने डेथ का यानी अपने सजा का इंतजार कर रहे थे, उसी समय वो प्रे भी कर रहे थे अपने मन में। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज फर्स्ट
in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. यानी कहीं भी, जहाँ कहीं भी वो अपने गुरु को यानी याद कर रहे, वो क्राई करते यानी चिल्लाते हो अपने दिल से, अपने गुरु को वो आवाज़ लगा रहे हैं, या गुरु से वो अपना कहीं ना कहीं क्या है कि एक तरीके से अपना ध्यान में गुरु को याद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए चिल्ला रहे हैं बेचारे। अब देखिए गुरु क्या है, द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स। यानी जो इनके गुरु थे वो हर एक चीज़ देख सकते थे अपने विजन, अपने ध्यान में या अपने स्वरूप में। कैसे? क्योंकि उनके पास एक मैजिक पावर था, चूंकि गुरु थे और पहले मैजिक पावर काफ़ी हुआ करती थी, तो यहाँ पे मैजिक पावर यहाँ पे बता रहे, स्टोरी ही है तो बताया गया, तो चलिए इसको मान के चलते कि उनके पास मैजिक पावर था जो सब कुछ देख सकते थे। आगे देखिएगा, he could see far and he could see the future as he could see the present and the past, and he arrived at once to save his disciple। अब देखिए इनका जो गुरु थे उनके पास मैजिक पावर था, अब जिसके वजह से वो बहुत दूर तक देख सकते थे, वो फ्यूचर भी देख सकते थे और प्रेजेंट भी देख सकते, यानी कि भविष्य भी देख सकते थे और वर्तमान भी देख सकते थे, और इवन वो पास्ट यानी भूतकाल का भी, समय का भी, वो जो चीज़ें हैं वो भी देख सकते थे। अब फाइनली ये इनको पता चल जाता है कि मेरे जो डिसाइपल है वो समस्या में है, तो फाइनली अब जब डिसाइपल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए पहुंच जाते हैं कहाँ पे, उसी कोर्ट में जहाँ पे इनको सजा दी जाएगी उनके डिसाइपल को। अब देखिए, who had got himself into such a scrape through love of food, यानी जहाँ पे उनके डिसाइपल जो है अपने आप को स्क्रैप कर रखे, यानी फंसा रखे हैं, कहाँ पे, अपने भोजन के प्यार में, यानी जो वो काफ़ी भोजन से प्यार कर रहे हैं, तो भोजन खाने के चक्कर में अपने आप को फंसा रखे। फाइनली जो इनके गुरु हैं वो वही उसी प्लेस पे, उसी राजशाही के दरबार में वो अपने डिसाइपल को यानी कि अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। As soon as he arrived, he scolded the disciple. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. यानी वो फाइनली जो है पहुंच जाते, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और scolded यानी कि अपने डिसाइपल को डांटते भी है। क्या बोलते हैं सो देखिएगा, कुछ उनके कानों में फुसफुसाते हैं। Then he went to the king and addressed him. और फाइनली जब अपने डिसाइपल से बातचीत कर लेते, उनको स्कॉलर करते, डांटते हैं, कुछ उनके कानों में बताते, क्या बताते हैं सो देखिए, कुछ प्लानिंग की बातें होती जो बताते हैं, और फाइनली अब किंग के पास जाते हैं और उनको कुछ एड्रेस करने को बोलते हैं, यानी उनको कुछ कहते हैं। एड्रेस मीन्स कहना होता है, क्या कहते हैं सो देखिएगा, ओ बाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बाइजेस्ट ऑफ किंग यानी सबसे बुद्धिमानों का राजा। हु इज ग्रेटर द गुरु और डिसाइपल, यानी कहते हैं कि वो बुद्धिमानों का राजा, वो बुद्धिमान राजा, आप बताइएगा कि आप में ये हम दोनों में ग्रेटर कौन है, हु इज ग्रेटर, गुरु और डिसाइपल। अब यहाँ पे राजा बोलते हैं क्या, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, यानी उनको कोई ऐसा डाउट नहीं है कि वो बोले कि बड़ा कौन होगा, गुरु, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल गुरु ही बड़े होंगे। तो वाई डू यू आस्क, अब यहाँ पे राजा ऐसा जवाब देते हुए बोलते हैं, राजा बोलते हैं कि बिल्कुल गुरु ही बड़े होंगे, लेकिन तुम क्यों पूछते हो, या तुम क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे बोलते हैं, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, यानी कहते हैं तो इस प्रकार से आप पहले मुझे स्टेक पे रखोगे, पहले आप मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाओगे, और फिर मेरे डिसाइपल को, यानी मेरे मरने के बाद आप डिसाइपल को चढ़ा सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो है वो सजा दे सकते हैं। अब आगे देखिए फिर क्या होता है, यानी कि अपने जो है ये बेचारे जो आपको कह सकते हैं जो गुरु हैं, वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए अपना चाल चल रखे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब जैसे बोले थे गुरु कि आप जो है डिसाइपल को बाद में कीजिएगा, पुट मी डेथ फर्स्ट, यानी पहले आप मुझे मृत्यु की सजा दीजिए और तब आप डिसाइपल को दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर डिसाइपल भी क्या बोलते हैं, When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब देखो यहाँ पे जब वो सुने ये बातों को कि पहले आप मुझे सजा दिए तब मेरे डिसाइपल को सजा दीजिएगा, तो डिसाइपल जो है ना ये बातों को सुनते ही समझ गया।
क्या समझ गया कि ये गुरु ने कुछ ना कुछ अपना चाल चल चुके हैं और वो बिगेन करते हैं क्या, क्लेमर करने का, यानी जोर शोर से चिल्लाने का। यहाँ पे चिल्लाना होता है, क्लेमर मीन्स चिल्लाना होता है, बिगेन मीन्स स्टार्ट करना। तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या चिल्लाना शुरू कर देते हैं? सो देखिए ये कौन चिल्लाते हैं? ये चिल्लाते हैं आपके डिसाइपल यानी कि शिष्य। Me first, you brought me here first, put me to death first, not him। अब यहाँ कहते हैं, ये डिसाइपल कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे पहले आप क्या करो, आप फांसी की सजा दो, क्योंकि आपने पहले मुझे लाया। ब्राउट मीन्स लाना होता है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्राउट। यहाँ पे आपने मुझे पहले लाया, इसीलिए पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, यानी मेरे गुरु को नहीं, आप पहले मुझे सजा दीजिए। यानी आपने पहले मुझे सजा देने के लिए आया, इसलिए पहले मुझे सजा दीजिए। अब देखिए फिर गुरु कहते हैं, द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? Who chose him because we needed a fat man for a stake। अब देखो यहाँ पे क्या है कि गुरु और डिसाइपल दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं कि मैं फर्स्ट जाऊँ तो मैं फर्स्ट जाऊँ, यानी मुझे पहले मरना चाहिए तो मुझे मैं पहले मरना चाहिए। इस तरीके से फाइट करने लगते हैं। अब ये सारी वाकया को देख करके जो बेचारे किंग है वो पजल्ड हो जाते हैं, भौचक्का हो जाते हैं इनके बिहेवियर से, जैसा ये अभी कर रहे हैं एक्टिविटी कि भाई पहले हम मरेंगे तो पहले हम मरेंगे। अब इसी में बेचारे पूछ बैठते हैं किंग, क्योंकि काफ़ी पजल्ड हो चुके हैं, ये चक्कर आ चुका है इनको। तो देखिएगा, ही आस्क द गुरु, अब गुरु से पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? हु चोज, वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड फैट मैन फॉर स्टेक। मैंने तो इन्हें इसीलिए चुना है क्योंकि हमको एक फैट मैन की जरूरत थी जो कि इस स्टेक पे सही से आ सके या फिट बैठ सके, इसलिए उस फैट मैन का जरूरत था और मैंने चुना है। तो भाई वो तो डिसाइपल मरेंगे, तुम क्यों मरना चाहते हो भाई? तो क्या बात है। तो अब देखिए यहाँ पे गुरु अपना चाल चल चुके, तो गुरु कुछ बोलते हैं, अब देखिएगा। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु भी चालाक है, थोड़ा सा अपना बुद्धि का यूज करते हैं और सीधा बोलते हैं कि ये सारी बातों को आप कुछ हमसे नहीं पूछिएगा या आपको पूछना भी नहीं चाहिए, आप सीधा हमें पहले सजा दीजिए। गुरु रिप्लाइड करते हैं, गुरु जवाब देते हैं। अब देखिए बेचारे किंग क्या करते हैं, Why there is some mystery here? As a wise man, you must make me understand। अब यहाँ पे गुरु कहते हैं क्यों, कोई कुछ यहाँ पे मिस्ट्री है क्या, कुछ यहाँ पे रहस्य है क्या? तो उस मैन को बोलते हैं कि वाइज मैन, पहले तुम मुझे इस बारे में बताओगे, पहले मतलब तुम्हें अवश्य ही बताना पड़ेगा। यानी अभी सजा को क्या किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है और डायरेक्ट अभी गुरु से पूछा है कि क्या रहस्य है, पहले तुम अभी बताओगे, उसके बाद सजा वजा दिया जाएगा। तो चलिए देखिएगा आगे बच्चों, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे जो है ना, जो गुरु से पूछा गया कि क्या रहस्य है, वो कौन पूछ रहे हैं? किंग पूछ रहे हैं। तो अब देखिए ये कुछ बताएंगे, यानी कि गुरु कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सो देखिएगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे मैं जब इसके बारे में बता दूंगा तो, कि आप पहले मुझे मृत्यु की सजा दोगे या पहले आप मुझे मारोगे? अब यहाँ पे देखिए, आस्क द गुरु, यानी गुरु पूछते हैं राजा से कि जब मैं आपको बात बता दूंगा तो अब आप मुझे क्या करोगे, पहले सजा दोगे? तो अब यहाँ पे देखिए किंग क्या कहते हैं, द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। यानी जो यहाँ पे किंग है उस गुरु को कहीं ना कहीं वो मतलब कहते हैं कि ठीक है, तो पहले तुम सुनाओ तो सही, वो मैं जो कहते हो वैसा ही करूँगा, जैसा कह रहे हो वैसा ही करूँगा। अब यहाँ पे गुरु जो है उस किंग को थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं, असाइड ले जाते हैं, जहाँ पे उनके सर्वेंट्स का ईयर शॉट्स, यानी कि कहने कहीं कान नहीं पहुँच पाए, जहाँ पे इनके बातों को वो नहीं सुन पाए। कौन? इनके सर्वेंट्स। और कुछ विस्पर करते हैं, कानों में फुसफुसा करके कुछ बोलते हैं गुरु, किसको? किंग को। आगे देखिएगा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? क्या आप जानते हो मैं क्यों मरना चाहता हूं अभी? तो यहाँ पे गुरु बोलते हैं और गुरु ही आगे बातों को बढ़ाते हैं। The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you। अब यहाँ पे गुरु कहते हैं कि मैंने बहुत सारे जगहों पे मैंने घूमा है
बहुत सारी जगहों पे घुमा है, बहुत सारी दुनिया मैंने घुमा है, लेकिन आपके जैसा सिटी यानी इस शहर जैसा सिटी या फिर आपके जैसा राजा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। That stake is a stake of God of justice. It is new. It has never had a criminal on it. यानी कहते हैं कि ये जो स्टेक है, ये जो सूली है, ये फांसी का फंदा है, वो कहीं ना कहीं गॉड का इंसाफ है, यानी भगवान का जस्टिस है। ये नया है, अभी इस पे कोई भी क्रिमिनल जो है अभी सजा नहीं हुए, दंडित नहीं हुए, पनिश नहीं हुए हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, whoever dies on it first will be reborn as the king of this country and wherever goes next will be the future minister of this country। यानी कहते हैं कि जो भी पहले मरेगा वो रिबर्न करेगा, यानी पुनर्जन्म लेगा इस कंट्री के किंग के रूप में। और कहते हैं whoever goes next will be future minister of this country। और जो नेक्स्ट मरेंगे यानी जो दूसरे टाइम में मरेंगे वो मिनिस्टर बनेंगे इस कंट्री के, यानी अगले जन्म में। यहाँ पे गुरु इसका रहस्य बोले अपने मन से ही बातें बना दिया। मूर्खों का ही तो वो साम्राज्य थे बेचारे, तो उनको अपना बरगलाने के लिए या अपने बातों में लाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब आगे देखिए, वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। वो बेचारे अपने एसेटिक लाइफ से कहीं ना कहीं क्या है, तंग आ चुके या काफ़ी लंबे समय तक जिए हैं, जिसके वजह से क्या है, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब फाइनली यहाँ गुरु क्या निष्कर्ष से पहुँचते सो देखिएगा। कहते हैं कि इस एसेटिक लाइफ, इस मॉन्क लाइफ से मैं तंग आ चुका हूँ, और यहाँ पे हम जो दो है, यानी मैं और मेरे डिसाइपल जो है, पहले मैं बनूंगा तो किंग बनूंगा और मेरे डिसाइपल मंत्री बनेंगे, और किंग और मंत्री अगले जन्म में बन करके, राजा और मंत्री बन करके अगले जन्म में काफ़ी एंजॉय करेंगे अपने हम लोग मिल करके। तो यहाँ पे कहते हैं अब इसीलिए नाउ कीप योर वर्ड, यानी तुमने जो बात बोला अब उसी बातों पे आप टिके रहिएगा। राजा को बोलते कि आपने जो बात बोला उसी बातों पे आप टिके रहिए माय लॉर्ड महाराज, और पहले मुझे क्या कीजिए, मार दीजिए। अपने बातों को याद है ना, जो आपने मुझे वादा किया था वो याद है ना, उस वादा के तहत पहले आप मुझे उस फांसी की सजा दे दीजिए या उस सूली पे लटका दीजिए। अब आगे देखिए बेचारे किंग अब जो भौचक रह जाएंगे, अब क्या करेंगे भाई, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अगले जन्म में यानी कि पुनर्जन्म हो तो वहाँ पे जो है कोई दूसरा मेरे राज्य में किंग और मिनिस्टर बने। अब बेचारे देखिए यहाँ पे किंग क्या करते हैं, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब बेचारे किंग जो है फाइनली अपने बहुत ही गहरे सोच में चले जाते हैं। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यानी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे अपने किंगडम में कि नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ यानी अगले जन्म में जो है कोई दूसरा व्यक्ति राजा और मंत्री बने, वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते थे कि फिर से हम ही राजा बनेंगे। He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talk in secret with his ministers। अब अपने मिनिस्टर से सेक्रेटली यानी रहस्यपूर्ण तरीके से बात करने के लिए उनको कुछ समय चाहिए, इसलिए वो जो है एग्जीक्यूशन यानी सजा को पोस्टपोन कर देते हैं अगले समय के लिए यानी अगले दिनों के लिए, और अपने मिनिस्टर से चुपके से बातचीत करते हैं। अब वो बातचीत में क्या होता है सो देखेंगे। It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life। यानी अपने मिनिस्टर से वो किंग बातचीत करते हैं, चूंकि यहाँ पे गुरु ऑलरेडी भ्रमित कर चुके हैं उनको कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, जो सेकेंड टाइम बनेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो यहाँ पे जो किंग है वो अपने किंगडम का जो है किसी दूसरे को अपना जो भी ये राजशाही है उस दूसरे को नहीं सौंपना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये लोग क्या निर्णय लेते हैं सो देखिएगा। Let us go on the stake ourselves and we will be reborn as king and ministers again। अब बेचारे ये कहते हैं कि उस डिसाइपल और गुरु को कहीं ना कहीं ना भेज करके हम दोनों ही चले जाते हैं। पहले हम मर जाएंगे तो किंग बन जाएंगे और फिर तुम मर जाओगे तो मिनिस्टर बन जाओगे दोबारा यानी कि अगले जन्म में, जिसकी वजह से क्या है कि इस राजशाही को किसी या इस किंगडम को किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, यानी हम ही दोनों यहाँ पे फिर से किंग और मिनिस्टर्स बनेंगे। अब देखिए होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और ये कहते भी है कि होली मैन यानी पवित्र आदमी या मॉन्क आदमी या साधु आदमी बिल्कुल भी झूठा तो कभी नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर्स एग्रीड। अब किंग बोलते हैं कि जो है जो
मॉन्क है, जो साधु है, झूठ कभी बोलते नहीं है, और मिनिस्टर बेचारे इस बातों पे एग्री भी कर जाते हैं। अब किंग का ही बात है तो मिनिस्टर कहाँ से हटने वाले, मिनिस्टर भी अपना एग्री कर गया। अब देखिए फाइनली वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, यानी किंग बोलते हैं फाइनली एग्जीक्यूशनर जो सजा देने वाले तो उनको, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, when the first man comes to you put him to death first, then do the same to the second man, those are my orders, don't make any mistake। अब फाइनली राजा अपने एक्सक्यूजनर को, यानी जो सजा देने वाले तो उनको बोलते हैं, यानी जल्लाद बोलते हैं, जो एग्जीक्यूशनर होते हैं उसको जल्लाद बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आज रात में क्रिमिनल को, यानी टू नाइट, आज रात में क्रिमिनल को आपके पास भेजूंगा, और जब जो पहले क्रिमिनल को भेजूंगा, जो फर्स्ट मैन होगा, उसको पहले आप क्या कर दोगे, मृत्यु की सजा दे दोगे, और फिर सेकेंड मैन को सेम एज मृत्यु की सजा दे दोगे। और याद रहे ये मेरा ऑर्डर है और कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक तुम नहीं करोगे। पहला आदमी जो आएगा पहले उसको तुम मृत्यु की सजा दे दोगे, और फिर जब दूसरा आदमी आएगा तो सेम एज मृत्यु की सजा उसको भी दोगे। चलिए अब देखिए क्या होता है। उसी रात, जिस रात के लिए इन्होंने बोला था, दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन। अब उसी रात जो है ना, यहाँ पे किंग और मिनिस्टर जो है सेक्रेटली यानी रहस्यपूर्ण तरीके से उस प्रिजन यानी जेल में चले जाते हैं, एंड रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल डिस्गाइड देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ रॉयल सर्वेंट। यानी रॉयल सर्वेंट जो है ना, उनको कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, पहले से ही बोले हुए थे, पहले से अरेंज किए होते कि पहला आदमी जो आएगा उसको आप क्या करोगे, पहले मृत्यु की सजा दोगे, दूसरे आदमी आएगा फिर उसको दूसरे को भी मृत्यु की सजा दोगे। अब फाइनली यहाँ पे जो है किंग और मिनिस्टर जेल में आकर के उस गुरु और डिसाइपल को छोड़ देते हैं, और अपने आप को गुरु और डिसाइपल जैसा ड्रेस पहन करके डिसगाइड करते हैं। किसको, यानी एक तरीके से मतलब कहते हैं कि उसका रूप ले लेते हैं, यानी गुरु और डिसाइपल का रूप ले लेते हैं किंग और उसके मिनिस्टर्स। और ऑलरेडी जो यहाँ पे क्या अरेंज कर रखे थे, तय कर रखे थे कि कैसे कैसे सजा देना है, अपने रॉयल सर्वेंट, अपने शाही नौकरों को जो बता चुके थे। अब शाही नौकर भी क्या करेंगे, राजा का ही ऑर्डर था तो जैसे जैसे वो बोले तो वैसे वैसे ही करेंगे। तो आप देखिएगा, were taken to the stake and promptly executed। अब फाइनली ये जो है जैसे जैसे वो किंग और मिनिस्टर है, चूंकि यहाँ पे डिसगाइड कर चुके थे, यहाँ पे गुरु और डिसाइपल का रूप ले चुके थे, तो बेचारे पहले किंग आए गुरु के रूप में, तो किंग को फाइनली प्रोम्प्टली एग्जीक्यूटेड कर दिया, और फिर उसके बाद कौन मिनिस्टर्स हैं तो मिनिस्टर्स को फाइनली क्या कर दिए, प्रोम्प्टली एग्जीक्यूटेड कर दिया। यानी दोनों को गुरु और डिसाइपल के रूप में आए थे कौन, किंग और मिनिस्टर, दोनों को सजा दे दी गई। किसके द्वारा, वो शाही नौकरों के द्वारा, या शाही दरबार में जो जल्लाद थे, एग्जीक्यूशनर थे, उनके द्वारा फाइनली यहाँ पे सजा दे दी गई। अब इसके आगे देखते हैं, जब सजा दे दी गई भाई, मृत्यु की सजा हो गई, तो फिर क्या होता है सो देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ये गुरु और डिसाइपल है, जो कि रियल गुरु और डिसाइपल थे, ये बेचारे जा रहे हैं, और यहाँ पे किंग और मिनिस्टर ये गुरु और डिसाइपल का रूप ले चुके हैं। अब ये दोनों बेचारे रात में गए और वहाँ पे उनको सजा मिली। चलिए आगे देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट जो है, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture, the people panicked। अब फाइनली उनका जो बॉडीज था वो फेंक दिया गया कहाँ पे, क्रो और वल्चर के पास, यानी कौवा और गिद्ध के पास, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गए, यानी घबरा गए कि अरे ये तो राजा और मंत्री का क्या है, बॉडी है, मतलब राजा मंत्री का बॉडी है, राजा मंत्री कैसे मर गए, मरना किसको था, गुरु और डिसाइपल को। तो आगे देखिएगा, दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर्स, द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन। अब जैसे जो भी लोग वहाँ पे देख रहे हैं किंग और मिनिस्टर का बॉडी को, तो पूरे सिटी यानी पूरी शहर, जो वो फूलों का जो किंगडम था, सबका सब कन्फ्यूजन में कि भाई हुआ क्या।
ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब पूरी रात जो है बेचारे वो शौक में रहे और आपस में डिस्कस किए कि फ्यूचर ये किंगडम का क्या होगा, कौन वो किंग और मिनिस्टर बनेंगे। आगे देखिएगा, सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। यानी बिना किसी को बताए हुए चुपचाप जहाँ पे वो वो गुरु और डिसाइपल जो कि बिना किसी को बताए हुए वो बिना नोटिस किए हुए जो निकल रहे थे, कहाँ पे इस सिटी को छोड़ करके निकल रहे थे, वहीं पे कुछ लोग बोले कि इस किंगडम का क्यों ना उस गुरु और डिसाइपल को ही यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे किंग और मिनिस्टर बना दिया जाए ताकि इस किंगडम को अच्छे से संभाला जा सकेगा। बी पीपल यानी वो लोग बोल रहे हैं, जो वहाँ के किंगडम का जो लोग थे वो बोले कि हम लोगों को क्या है, बी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर्स सेड समवन अदर्स एग्रीड। यानी कोई एक बोलते हैं कि हम सभी को जो हम लोग हैं हमको किंग और मिनिस्टर्स की ज़रूरत है, वो बोलते हैं, और दूसरे जो भी लोग थे सब एग्री कर जाते हैं कि हाँ मुझे किंग और हम लोगों को किंग और मिनिस्टर की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा गणराज्य है, तुमको चलाने के लिए किंग और मिनिस्टर तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिएगा, दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर्स। यहाँ पे कहते हैं क्यों ना उस गुरु और डिसाइपल को ही यहाँ पे क्या किया जाए, किंग और मिनिस्टर बना दिया जाए। तो फाइनली ये अपनी बातों को गुरु और डिसाइपल के सामने रखते हैं। अब देखिएगा, इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। अब देखो, डिसाइपल बेचारे हर बातों के लिए तुरंत एग्री हो जाते हैं, तो यहाँ भी जब गुरु और डिसाइपल को किंग और मिनिस्टर बनने के लिए आर्गू किया गया, किसके द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, तो जो यहाँ पे डिसाइपल है यानी जो शिष्य हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि चलो हम मिनिस्टर बन जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा समय लेते हैं गुरु, क्योंकि गुरु जानते हैं कि यहाँ मूर्खों का ही गणराज्य था, मूर्खों का ही साम्राज्य था, तो भाई यहाँ पे तो किंग बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बेचारे एक लंबे समय तक लेते हैं और फाइनली क्या करते हैं, सो देखिएगा, दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग। यानी फुलिश किंग का जो किंगडम था, यानी मूर्ख राजा का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य पे फाइनली वो एग्री कर जाते हैं राजा बनने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर्स ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। अब बोलते हैं कि किंग और मिनिस्टर तो बन जाएंगे, लेकिन इनका एक कंडीशन, इनका एक शर्त है कि अगर तुम लोग पुराने लॉ को चेंज करने के लिए एग्री होगे तब, यानी मेरे अकॉर्डिंग अब जो लॉ होगा वो नया लॉ होगा, पुराने लॉ को चेंज करने के लिए तुम लोग अगर एग्री होगे तो हम लोग किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ के लोग करेंगे भी क्या, क्योंकि इनको तो किंग और मिनिस्टर चाहिए ही चाहिए, तो अब मान भी जाते कि चलो ठीक है, आप जो है अपना रूल चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए फिर क्या होता है, जब फाइनली किंग और मिनिस्टर कौन बन जाते हैं, गुरु और डिसाइपल, तो क्या होता है, फ्रॉम देन, यानी जब गुरु और डिसाइपल फाइनली किंग बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट। यानी नाइट, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। यानी कहते हैं कि तब से रात फिर रात की तरह ही हो गई और दिन फिर दिन की तरह हो गई। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दद्दू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। यानी जिस तरीके से वहाँ मूर्खों का जो राजा, जो मूर्ख थे, वो जो पहले क्या नियम बना रखे थे, जो नाइट का वर्क सारे का सारे डे में करेंगे और डे का वर्क सारे का सारे नाइट में करेंगे। अब यहाँ पे गुरु और डिसाइपल जब बने हैं तो यहाँ पे नॉर्मल कर दिए, यानी डे का वर्क डे में ही करेंगे और नाइट का वर्क नाइट में ही करेंगे। और एक चीज़ और इन्होंने चेंज किया कि अब कोई भी चीज़ें जो है जो सिंगल दद्दू पे मिल जाता था, अब सिंगल दद्दू पे नहीं मिलेगा। दद्दू का मतलब यहाँ पे क्या कंपेयर है कि कोई भी चीज 1 रुपए में मिल रहा तो हर एक चीज 1 रुपए में ही मिलेगा। जैसे 1 रुपए में 1 केजी सोना मिलेगा तो 1 रुपए में 1 केजी चांदी भी मिलेगा, 1 केजी चावल भी मिलेगा। तो वो बिल्कुल रूल खत्म कर दिए हैं। अब बोलते हैं क्या कि अब बिल्कुल जैसे दूसरे जगह पे होता है कि सबका कीमत अलग अलग है, सबका वैल्यू के अकॉर्डिंग कीमत अलग अलग चेंज हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी अब हर एक चीज के लिए अलग अलग कीमत होगी। तो फाइनली आपका बच्चा यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है।
तो आप लोग यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और एक बार आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में परेशानी नहीं होगी। आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे मे भी आपका उसमें होगा समरी होगा, इसका शॉर्ट कंटेंट होगा और क्वेश्चन होगा। धन्यवाद बच्चों। संकल्प द परफेक्ट पाथ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।